हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी ज़रूर देखिएगा। आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सुपर टेट, दोनों में जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, दोनों में ही इससे प्रश्न बनेंगे। तो आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, अगर हम जीन पियाजे पढ़ते हैं तो इनसे ही जुड़े हमारे आते हैं वाइगोत्स्की और एक कोहलबर्ग। ये तीन जो है थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले मैंने वाइगोत्स्की जो है उनकी थ्योरी बता दी है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे की और इसके बाद हम बात करेंगे कोहलबर्ग की थ्योरी क्लास। और उसके साथ ही साथ आप सभी को बता दें, PYQ क्वेश्चंस की कलेक्शंस मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दी है, रोजगार विद कृतिका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को बताएंगे कि जो पियाजे थे वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, उनका सिद्धांत क्यों प्रसिद्ध है, वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो ये जो मूल निवासी कहाँ के थे, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे और यह एक जंतु विज्ञानी भी थे। ठीक है, उसके साथ ही इनके प्रसिद्ध जो कथन है वो कहा जाता है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने आप जो है ज्ञान की रचना वह खुद करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप सभी इसे मिस मत करिएगा। कभी कभी ये पूरी लाइन्स दे करके पूछता है यह किसकी कथन है। तो जो पियाजे हैं वो मानते हैं कि जो बच्चा होता है वह अपने ज्ञान का सृजन खुद करता है। वह किसी चीज़ को देखता है, उसके बाद उस पर विचार करता है और सोचता है कि वो ऐसी चीज़ क्यों है, यानी कि वो अपने दिमाग से सोचता है, उस पर विचार करता है। यानी उन्होंने माना है कि विचार जो होता है वो पहले आता है। ये पॉइंट्स आप सभी को याद रखना है कि जीन पियाजे ने विचार को प्राथमिकता दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके साथ ही अगर बात करेंगे जनक, तो उन्हें जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पियाजे को, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में देखा जाता है। साथ ही शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो अपने यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चा जो है उनका 3.5 साल का है और उन्होंने जो इस पर अध्ययन किया है। और आप सभी को बता दें, ये जो नोट्स, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जिसको मैंने चूँकि नोट्स की हालत ऐसी हो गई थी कि उसको मैं दिखाती हूँ तो आप यही कहते किस तरीके से बनाए हैं, इसलिए उस नोट्स को PDF के थ्रू में मैंने यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे एडजस्ट किया है ताकि आप सभी आसानी से समझ सकें। चूँकि मेरे खुद के नोट्स हैं तो मैं उसे आसानी से समझा पा रही हूँ और आप सभी को बता भी पा रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा आप सभी को हेल्प करेगी। अगर आप सभी को मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा उन्होंने 3 अन्य सिद्धांत भी दिए हैं। हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे की, तो इन्होंने जो है 3 अन्य सिद्धांत दिए हैं, जिसमें उन्होंने भाषा एवं विचार का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहला कि भाषा और एवं विचार का सिद्धांत जो पियाजे का दिया गया है, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। तो पियाजे का जो भाषा एवं विचार का सिद्धांत है उनको उन्होंने 2 प्रकार में डिवाइड किया है। एक उन्होंने माना है आत्म केंद्रित भाषा, दूसरा माना है उन्होंने सामाजिकृत भाषा। जो शैशवावस्था होता है वो एक तरफा भाषा होती है, वहीं शैशवावस्था से जो आगे की एज होती है वो 2 तरफी भाषा होती है। जो शैशवावस्था से आगे की एज होती है वो सामाजिकृत, यानी समाज में रहकर बच्चा उस भाषा को सीखता है, इसलिए उन्होंने सामाजिकृत भाषा कहा। वहीं आत्म केंद्रित भाषा किसे कहा, शैशवावस्था में जिसमें बच्चा एक तरफा यानी खुद से ही आवाज़ जो है उसे निकालते हैं और खुद से ही बोलता है, यानी वो उसकी आत्म केंद्रित भाषा होती है। ये पियाजे का मानना है। तो पियाजे ने भाषा एवं विचार का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार माने, एक आत्म केंद्रित भाषा, दूसरा सामाजिकृत भाषा। ठीक है, अब बात करेंगे पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। ये बात मैंने आप सभी को बताया और ये जो मेरे ये देख सकते हैं इस चीज़ को लिखा हुआ है, तो ये कहीं भी आप सभी को गूगल पे या इधर उधर नहीं मिलेगा। इसको मैंने जो है खुद से जब नोट्स बनाया था उसमें पढ़कर 1-2 जगह से इसके किया, जिसको इकट्ठा किया, उसके बाद इसमें देखा कि अगर जब विचार को उन्हें पहले रखा है तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके यहाँ पे लिख रखा है कि तुम एक जानवर हो। और इस वाक्य में यह पता नहीं चल पा रहा है कि हम वास्तविक जो जानवर की बात करें। जैसे अगर किसी इंसान से अगर कहो कभी गुस्सा हो, तो एक गुस्से में कोई इंसान बोल सकता है तुम तो बिल्कुल जानवर हो गए हो, तो उसमें क्या हो सकता है, उस स्थान पे इस तरीके से कहा जा रहा है कि वो समझ में नहीं पा रहा है कि वो इंसान जानवर के लिए कहा जा रहा है या किसी व्यक्ति की बात को कर रहा है। यहाँ पे व्यक्ति की
बात को कर रहा है, क्योंकि दोनों में वाक्य भाषा एक ही होगी, अर्थात यह बात अर्थ भाषा के द्वारा नहीं बल्कि उनके विचार पर निर्भर करता है। इसीलिए उन्होंने विचार को भाषा से पहले माना है। यहाँ पे आप खुद पे रख कर के इस बात को सोचिएगा कि जैसे आप कुत्ते को तो पहले जानवर कहते ही हो, लेकिन अगर किसी मनुष्य को जो काफ़ी निर्दयी हो तो वो होता है ना कि वो तो तुम तो बिल्कुल जानवर हो। तो यहाँ पे भाषा तो उस पर भाषा से यह सिद्ध नहीं हो पाता, लेकिन उनके विचार पर डिपेंड करता है वो किसे कह रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने विचार को प्राथमिकता दी है। तो भाषा के संदर्भ में इनके पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। अब उन्होंने जो पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इनको इन्होंने 3 भागों में बांटा है। एक पूर्व नैतिक अवस्था, परायत्त जिसको पराधीन नैतिक अवस्था कहा जाता है, एक स्वायत्त जिसको स्वतंत्र नैतिक अवस्था कहा जाता है। सबको एज में डिवाइड किया है। 0 से 5 वर्ष का जो एज होता है उसमें पूर्व नैतिक अवस्था, इसमें बच्चे में जो होता है जो है नैतिकता का अभाव होता है, यानी नैतिकता उसमें नहीं पाई जाती है। वहीं 5 से 9 वर्ष की जो होती है विषमांगी नैतिकता निश्चित होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। जैसे जीव को मारना पाप है, बच्चे को ये लगता है कि जीव को मारना पाप है, तो यह नैतिकता उसके अंदर जो बैठ गई है वह जो है अब बदलने वाली नहीं है। तो किस एज में? 5 से 9 वर्ष में। वहीं स्वायत्त एज होते हैं वो 10 वर्ष से आगे की एज होती है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है उन्होंने जो दिया है उसमें कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के बच्चों के बारे में कहा है, तो 0 से लेकर के 10 वर्ष तक का, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके अन्य नाम तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जैसे स्वायत्त, स्वतंत्र नैतिकता और सहयोगात्मक सापेक्षित नैतिकता, सभी एक ही नाम है। ठीक है, इसके अलग अलग नाम जो है यहाँ पे देखने के लिए मिला है। नैतिक सापेक्षता होती है, नैतिकता निश्चित नहीं होती, यह परिस्थिति पर निर्भर करती है, जरूरत पड़ने पर नैतिकता बदली जा सकती है। जैसे कहा जा रहा है कि जीव को मारना पाप है, यह कहने वाला जो बालक होता है वह बाद में आगे चलकर क्या होता है, सेना में भर्ती हो जाता है। तो ये जो बात कही जा रही है वह निश्चित नहीं है। यहाँ पे वही चीज़ करा कि नैतिकता निश्चित नहीं है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो जो बच्चा पहले यह समझता था कि जीव को मारना पाप है, वह आज चलकर जो है सेना में भर्ती हो जाता है, तो वो क्या होता है, उस समय जो है उसकी नैतिकता बदल जाती है। और तो यहाँ पे जो है 3 जो है इन्होंने नैतिक के, और अब जो है मेन पॉइंट्स बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु उसके बारे में देख लेते हैं जो इन्होंने दिया कि यह सिद्धांत जो है पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तक मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो सिद्धांत है किससे लिया गया, किस पुस्तक से। यह सिद्धांत मुख्यतः कंचा खेलने वाले कुछ बालकों से प्रेरित है और इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए पियाजे ने अवलोकन, साक्षात्कार एवं जांच पड़ताल विधि का प्रयोग किया। तो किस किस विधि का प्रयोग किया है? तो अवलोकन का, साक्षात्कार का, जांच पड़ताल विधि का प्रयोग किया। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, जब हम संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और इससे प्रश्न फ्रेंड्स बनते ही बनते हैं, तो इस चीज़ को मिस मत करिएगा। अगर संक्रिया का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि संक्रिया की अवधारणा किसने दी, तो आपको पता होना चाहिए कि यह पियाजे का दिया गया है। इन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु को बिगाड़ कर या तोड़ फोड़ कर पहले जैसे करने की जो कोशिश करता है बच्चा, वो होती है संक्रिया अवस्था, जो कि इस एज में जो है शैशवावस्था की एज में पाई जाती है। तो आप देखते होंगे कि आपके घर में खिलौने रखे होंगे, बच्चे उसे तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, तोड़ फोड़ कर बनाने की जो क्रिया होती है वही होती है संक्रिया। वहीं भी अगर वस्तु स्थायित्व की बात करें तो बच्चे के मन में अगर कोई खिलौना अगर दिख गया उन्हें, ठीक है, आपने उससे बताया कि यह हाथी वाला खिलौना है, ठीक है, तो भले ही उसे सामने से उसके बच्चे को उस खिलौने को हटा दो, लेकिन बच्चे की आंखों में वह जो है एक जो उसके मस्तिष्क में वो बन जाता है कि वह मेरा खिलौना जो था हाथी वो कहाँ है। यानी वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व बच्चे के मस्तिष्क में रहता है, वही होता है वस्तु स्थायित्व। ठीक है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जन्मजात व्यवहार जो किसी अधिगम यानी सीखने का परिणाम नहीं है, जैसे हंसना, रोना, अंगूठा चूसना, ये क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो कि बचपन में बच्चे के जैसे ही वो जन्म लेते हैं उसके बाद ये जो है स्वाभाविक गुण बच्चे में देखने के लिए मिलता है, वो होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। जीववाद क्या होता है, और ये सारी जो विशेषताएं मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स किस किस एज में मिलता है वो भी मैं आगे आप सभी को बताऊंगी, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जीववाद की बात करें तो बच्चे को ये भ्रम हो जाता है कि उसकी आसपास की जो वस्तुएं एवं निर्जीव खिलौने जीवित है, इसे ही जीववाद कहते हैं। अगर मैं आप सभी को बता दूं कि बच्चों के देखे होंगे, लड़कियों को ज़्यादातर देखते होंगे आप लोग गुड़िया लेकर के खेलते हैं, लड़कियों को देखेंगे तो वो ज़्यादातर गुड़िया लेकर के खेलते हैं और लड़कों को देखेंगे तो वो हमेशा कार लेकर के खेलते हैं। जब लड़कियाँ गुड़िया लेकर खिलाती हैं तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें चुन्नी उड़ाती हैं, उनके बिंदी कर लगाती हैं,
कि मेकअप करती हैं, यानी कहती है कि मेरी गुड़िया अब तैयार हो गई है, मेरी गुड़िया अब खेलेगी, यानी उनसे वो बात करते हैं, उन्हें वो सजीव के रूप में देखते हैं। और वहीं पे लड़के जो होते हैं वो कार से कि मैं अब बैठूंगा, मेरी कार चलने वाली है, यानी उन्हें वह सजीव लगता है। तो यही होता है जीववाद। ये उन्हें भ्रम होता है कि उनके आसपास की जो वस्तुएं हैं वो जीवित है, वही होता है जीववाद। ठीक है। परावर्ती क्रिया जो होती है, बालक जिस क्रिया को सीख जाता है उसी को बार बार दोहराकर खुश होता है, उसे ही क्या कहते हैं, परावर्तित क्रिया कहते हैं। देख सकते हैं कि कुछ बच्चों को पानी में खेलना बहुत पसंद है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ी देर कुछ गए, उन्हें अच्छा लगा, बार बार वही क्रिया करते हैं और खुश होते हैं, यही होती है परावर्तित क्रिया। कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, मुझे वही अच्छा लगा तो मैंने वो बताया आप सभी को। अपरिवर्तनीयता, अनुत्क्रमणशीलता, अप्रवृत्ति, अपलावटीपन, यहाँ पे बताया गया है कि जो बालक जो होता है वो शुरुआती बिंदु से आगे जाता है और वह शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं आ पाता, इसे जो होती है अपरिवर्तनीयता कहते हैं। जबकि वापस लौट पाना जो होती है वो विलोमित होती है, जैसे अंक रेखा। यहाँ पे आप सभी को बताते हैं स्टार्टिंग में बच्चे 1 2 3 4 करते हुए बढ़ जाएंगे, लेकिन आप बच्चे से पूछेंगे कि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 3 4 ऐसे बता दें। लेकिन अगर पूछे जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट्स में बता रही हूँ, जब स्टार्टिंग में बच्चे सीखते हैं तब की मैं बात बता रही हूँ। 5 के पहले क्या आता है 4, वो बच्चे आसानी से नहीं बता पाते स्टार्टिंग में जब बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो इन्होंने अपनी एज बताई है बच्चों के बारे में, वो किस एज में जो होता है ये गुण नहीं पाया जाता है या ये गुण पाया जाता है, वो सब हम आप सभी को बताएंगे। तो वही जब वापस नहीं लौट पाते तो वही होता है अपरिवर्तनीयता। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, संरक्षण का अभाव होता है। ये मूल या शुरुआती आकृति में कोई भी परिवर्तन आने पर बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है, इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। जबकि याद रख पाना सिर्फ संरक्षण है, जैसी आकृति। तो मैं आप सभी को बता दूं, कुछ आकृतियां जो होती है बच्चों के मस्तिष्क में बैठ जाती है तो वो होती है संरक्षण, यानी बच्चे ने उस आकृति को अपने मस्तिष्क में संरक्षित कर रखा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ पे संरक्षण का अभाव देखने के लिए मिलता है। अनुकरण जो होता है, बच्चे अपने से बड़ों का अनुकरण करते हैं। आप देखते होंगे तो चश्मा आपने लगाया, ठीक है, बच्चे ने देखा, वो क्या करते हैं, दादा को चश्मा देने जाना है, दादा ने मंगाया चश्मे बच्चे से और कहते मुझे चश्मा ले आओ। तो बच्चा क्या करता है, पहले सोचता है कि दादा भी चश्मा लगाते हैं, वो खुद पे ट्राई करने लगता है, वो खुद पे जो है लगा के देखने लगता है। यानी जो बच्चे जो बड़े करते हैं, बड़ों को देख करके ही बच्चा जो है अनुकरण करता है, वही होता है अनुकरण। यानी बच्चे बड़ों को देख करके अनुकरण करते हैं। अहम केंद्रित जो होता है, बच्चा स्वभाव से जो होता है वो स्वार्थी होता है। ठीक है, बच्चा जो होता है वो स्वभाव से क्या होता है, वह स्वार्थी होता है। यानी मम्मी 2 बच्चे हैं किसी घर में, तो दोनों की मम्मी है, लेकिन बड़ी बेटी जो होगी वो छोटे बच्चे को खिसाते हुए कहेगी कि वो मेरी मम्मी है, तो छोटा बच्चा कहेगा नहीं वो मेरी मम्मी है। यानी उनके अंदर अहम केंद्रित की भावना पाई जाती है कि मम्मी मुझे ज़्यादा लाड प्यार करे। तो ये होती है अहम केंद्रितता। गणितीय संक्रिया की बात करें तो बच्चे प्लस माइनस डिवीजन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें जो बच्चे स्टार्टिंग में धीरे धीरे सीखते हैं, कोई चीज़ अचानक नहीं होती। ये वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। वर्गीकरण की गुण की बात करें, समान वस्तुओं का एक समूह बनाना जो किसी दूसरी वस्तु से अलग हो। तो यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन की बात की गई है, वर्गीकरण की बात की गई है। कार्य कारण, अगर कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कारण जरूर होगा, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और स्कीमेटा बच्चे की सूचनाओं के छोटे छोटे खंड जिन्हें वह अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित और क्रमिक ढंग से रखने के लिए बनाता है, वो होता है स्कीमा। तो अब मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टर्म्स बताऊंगी, महत्वपूर्ण शब्दावली, जो कि मैंने खुद अपने नोट्स में उसको इस तरीके से रखा है कि उसको कुछ ब्रैकेट्स वगैरह में बना के लिया। यहाँ पे पूरी प्लेन है और इस तरीके से, लेकिन मैंने जितना भी कोशिश हो सका है मैंने उस चीज़ को यहाँ पे जो है देने की कोशिश की है, ताकि आप सभी आसानी से समझ सके। आप सभी 2-2 4-4 घंटे की लेक्चर्स देखेंगे, पर उतना में आप सभी को देख सकते हैं। मैंने बहुत ही कम समय में आप सबको समझाने की कोशिश की है कि अगर भी आप भी इतना ही समझ लेते हैं तो भी आप सभी जो, हाँ ये तो है कि आपको याद तो करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि स्कीमा किसका दिया गया है, जेडीपीडी किसका है, एमकेओ किसका है। अभी मैंने आप सभी को पीछे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, एमकेओ, जेडीपीडी और स्कैफोल्डिंग, ये 3 टर्म्स जो है, 3 वर्ड्स जो हैं, ये जो है वाइगोस्की के हैं, इसे भूलना नहीं है। उसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात कर रहे हैं पियाजे की। तो पियाजे में भी स्कीमा, स्कीमेटा और कुछ संरक्षण और वस्तु स्थायी, तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई वो सब चीज़ है पियाजे में बताई है। तो ये पॉइंट्स आप सभी को याद होने चाहिए। अब बात करेंगे स्कीमा क्या होता है। तो बच्चे द्वारा किसी दृश्य या वस्तु को देखकर उसके संदर्भ में जो मानसिक संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जैसे बच्चे के दिमाग में यह बैठ जाना कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो ये क्या होता है, बच्चे के मस्तिष्क में यह बैठ गया है कि जो कुत्ते के 4 पैर होते हैं, अगर वो बिल्ली को भी देख लेता है तो उसे यही लगता है कि यहाँ पे यह कुत्ता ही है। ठीक है, बिल्ली को भी
4 पैर होती है और बिल्ली को वह कुत्ता समझ लेता है। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है कि बच्चे द्वारा किसी दृश्य या वस्तु को देखकर उसके संदर्भ में जो मानसिक संरचना बनती है उसी स्कीमा कहते हैं। जैसे बच्चों के दिमाग में यह बैठ जाना कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं। समायोजन और समावेशन, ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिक्षक भर्ती का आप तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये पॉइंट्स ज़रूर पूछता है फ्रेंड। समायोजन और समावेशन, इसमें बेसिक सा अंतर है, थोड़ा सा आपको वही ध्यान रखना है कि और समावेशन होता है क्या और समायोजन क्या होता है। तो जो समावेशन होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं समायोजन की बात करूँ तो अगर समायोजन की बात कर रही हूँ तो पुरानी स्कीमा में बदलाव, यानी जब नई, यहाँ पे बता रहा है कि जब नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी जब गलत साबित होती है, यानी कि पुरानी जानकारी को गलत साबित करने का तात्पर्य है कि उसमें बदलाव करना। तो बच्चा अपनी पुरानी स्कीमा में बदलाव करता है, जैसे यह जानने के बाद कि बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, बिल्ली को देखना और उसकी आवाज़ के आधार पर कुत्ते और बिल्ली में अंतर करना। अब आप समझिए कि जब स्कीमा का सीधा मतलब यही है कि किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देख करके उसके जो संरचना होती है उसकी बॉडी का, उसके अपने दिमाग में उसका एक संरचना बना लेना कि वो चीज़ इस तरीके से है, वो स्कीमा है, सिर्फ संरचना बनाना। लेकिन जो समंजन है कि यहाँ पे किसी वस्तु को देख करके कि वो इस तरीके से होता है, उसमें जब हमारी पुरानी स्कीमा में जब हम बदलाव करते हैं तो वो होता है हमारा समायोजन। और समावेशन क्या होता है? बिना किसी बदलाव के पुरानी स्कीमा में केवल नई जानकारी को जोड़ देना। जैसे काली गाय को देखने के बाद सफ़ेद गाय को देखकर उसे भी गाय समझ लेना। तो ये हमारी क्या है कि पुरानी स्कीमा में सिर्फ नई जानकारी को हमने जोड़ा है, वही एसिमिलेशन है। और एकोमोडेशन क्या है कि पुरानी स्कीमा में बदलाव। ये 2 पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो आप जो है ये दोनों पॉइंट्स आप सभी का क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, पुरानी स्कीमा में बदलाव, समंजन या समायोजन, और उसके साथ ही बिना बदलाव के नई जानकारी को जोड़ना, समावेशन। ये 2 पॉइंट्स फ्रेंड्स जरूर याद रखिएगा, मैं यही बार बार कह रही हूँ, ये एग्जाम में पूछेगा। अनुकूलन की बात करती हूँ तो जानकारी को अपने हिसाब से ढालना, यह समावेशन और समायोजन के माध्यम से वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की जो प्रक्रिया है वो होती है अनुकूलन। ठीक है। संतुलन, साम्य धारण, ये बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, फिर भी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बता रही हूँ। वह अवस्था जब बच्चे की जानकारियों में कोई विरोधाभास नहीं होता, अर्थात प्रत्येक जानकारी अपने सही स्थान पर होती है। संतुलन लाने के लिए बच्चा समायोजन और समायोजन की प्रक्रिया का उपयोग करता है। तो समायोजन और समावेशन दोनों अगर आपको पता है तो इन सबको आसानी से समझ पाएंगे। केंद्रीकरण क्या होता है कि किसी घटना या वस्तु को देखकर को केवल एक ही नजरिया विशेषता से देखना और बाकी पहलू को नजरअंदाज कर देना जो होता है वो केंद्रीकरण कहलाता है। वहीं नेक्स्ट अगर करें तो स्कीम्स होता है कि किसी कार्य को करने का एक निश्चित सही क्रम या मानसिक योजना हो जाता है, उसे कहते हैं स्कीम्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है जिसकी वजह से पियाजे आज चर्चित है, इनके सिद्धांत जो है वो चर्चा में है। आप ये कह सकते हैं कि इनकी ये सिद्धांत जो है वो 4 स्टेज जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं फ्रेंड्स, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं और इन्हीं की वजह से यह जाने भी जाते हैं। इनका संज्ञानात्मक विकास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैं आप सभी को अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो इनका फर्स्ट जो इन्होंने माना है, इनको 4 भागों में जो डिवाइड किया है, इसमें पहला इनका है इंद्रियगामक अवस्था, संवेदी पेशक अवस्था, इसको क्या कहते हैं इंद्रियगामक अवस्था, और संवेदी पेशी अवस्था इनकी पहली एज है जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ठीक है। ये इनकी जो एज है वो है 0 से 2 वर्ष। बच्चे अपनी इंद्रियां, आँख, कान, त्वचा और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण देखने के लिए मिलता है। ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इनके अन्य नाम जरूर याद रखिएगा, कौन कौन सा? संवेदी पेशी, इंद्रियगामक और सेंसरी मोटर, ये तीनों नाम एक ही है। ठीक है। ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पाक संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, इसकी एज क्या है 2 से 7 वर्ष।
और भाषा का विकास होता है, बच्चे में अहम केंद्रिता, सोच और सजीवतावाद जैसी प्रवृत्तियाँ देखने के लिए मिलती है। ये विशेषताएं अभी मैं बाद में बात करूँगी। अभी विशेषताओं से ज़्यादा आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कि क्रम में आपको याद होना चाहिए। ये फ्रेंड्स याद रखिए, क्रम से भी प्रश्न बनते हैं। पहला क्रम कौन सा है? संवेदी पेशी, इंद्रियगामक अवस्था। दूसरा क्या है? पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और एज भी आप देखते चले जाइए। थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, 7 से 11 वर्ष तक। और उसके साथ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 से 14 वर्ष तक। उसके आगे इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो चारों स्टेज आपको अच्छे से याद हो गया। अगर याद हो गया है तो कमेंट सेक्शन में देख करके ही लिखिए, बट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इनकी 4 स्टेज कौन कौन सी है, उनका जो है किस किस वर्ष को इन्होंने ये कहा है, और जिस जिस नाम को आप जानते हो सारे को इंक्लूड कर दीजिए कि पहले स्टेज को कौन कौन से नाम है, दूसरा स्टेज के कौन से नाम है, तीसरे स्टेज के क्या क्या नाम है, और फोर्थ स्टेज के क्या क्या नाम है। जो भी आपको पता है सब इंक्लूड करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, जो बच्चे पढ़ने के लिए एक्टिव होंगे, जो फ्रेंड्स पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे, वो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं संवेदी पेशी, जो इनकी अवस्था है, उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक जगह इसको लेकर आई हूँ। ये नोट्स में ही मेरे थे, और मैंने पहले से कहा कि मैं अपने खुद के नोट्स आप सभी को दिखा रही हूँ और इसमें बता रही हूँ, ताकि आप सभी इधर उधर ना भटकिए, आराम से खुद इसको नोट्स बना लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण, संवेदी पेशी अवस्था, इसका एज हमने क्या बताया, 0 से 2 वर्ष। इंद्रियगामक अवस्था, सेंसरी मोटर एज, ये होती है संवेदी पेशी अवस्था। 0 से 2 वर्ष में कौन कौन से गुण होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, परावर्तित क्रिया होती है, मानसिक निरूपण, अनुकरण, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, स्मृति और इंद्रियों एवं गामकों द्वारा सीखना और प्रतिनिधि नाटक और लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार। ये सारी विशेषताएं संवेदी पेशी अवस्था यानी पियाजे की पहली स्टेज में, संज्ञानात्मक विकास की पहली स्टेज में देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे दूसरा स्टेज जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है वो है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, एज आपको बार बार मैं बता रही हूँ ताकि आप भूलें ना। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको पाक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, और इनकी ये दूसरी स्टेज है। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं या गुण पाए जाते हैं? अविलोमीयता, संरक्षण का अभाव, केंद्रीकरण, जीववाद, अमान्यता यानी इस अवस्था की जो सीमा होती है, दूसरे के दृष्टिकोण को न समझ पाना, गिनती वर्णमाला क्रम आदि की शुरुआत हो जाती है और संकेत समझने लगता है। यानी 2 से 7 वर्ष के बीच की एज की बात कर रहे हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इनकी यह थर्ड अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इसकी एज कितना है, 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, और यह तीसरी अवस्था है। इसमें कौन कौन से गुण है? विलोमीयता, संरक्षण, विकेंद्रीकरण, कार्यकारण संबंध, श्रृंखला, परम परिपक्वता, वर्गीकरण, तार्किक चिंतन की शुरुआत, और गणितीय संक्रिया आकार आदि की समझ जो है इसमें विकसित हो जाती है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पॉइंट्स आप सभी याद करिएगा। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तार्किक चिंतन की जो है यहाँ पे शुरुआत होती है, लेकिन जो परिपक्व हो जाता है वो 4th स्टेज में होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। वहीं जो गणितीय संक्रिया की बात करें तो यहाँ पे भी गणितीय संक्रियाएं बच्चों में देखने के लिए मिलने लगता है, और परिपक्व जो हो जाता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आकार आदि की समझ जो इसमें विकसित होने लगती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो गया। बात करेंगे इनका 4th स्टेज और जो है लास्ट स्टेज, जो कि इन्होंने 4 बताए हैं, मैंने पहले से ही बता दिया है। 4th स्टेज जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी एज इन्होंने मानी है 11 से 14। ठीक है, 11 से 14 वर्ष तक, ये आपको पता होना चाहिए। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 14। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट 14 बहुत बच्चों को 15 भी मानते हैं। ठीक है, 11 से 14 या 15 इसको ये रख लो, बट 14 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषताएं हैं, अमूर्त चिंतन, संकल्पनात्मक, प्राकल्पनात्मक निर्माण, संकल्पनात्मक और अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन और वस्तुनिष्ठता या वास्तविकतावादी। ठीक है, वास्तविकतावादी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ बिंदु जो कि इनकी एग्जाम से इनकी थ्योरी से बन सकते हैं, उसको भी मैंने नोट डाउन। मैंने एक भी अपने नोट्स की कोई भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ा है, सारे को यहाँ पे लिख दिखा है, ताकि आप भी उसको अच्छा स्कोर कर पाए। पियाजे के सभी चरण स्थिर हैं, जिनका क्रम बदला नहीं जा सकता। तो मैंने आप सभी को कहा कि इनके क्रम आपको याद रखने हैं, और इससे प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से क्रम है?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने पहले ही बोल दिया आप सभी को, सभी चरण जो होते हैं वो गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। और पियाजे ने कहा है कि ये जरूरी नहीं कि मेरे द्वारा बताए गए जो गुण है एकदम से किसी अवस्था में आ जाते हैं, उनके लक्षण पिछली अवस्था में देखने के लिए मिलता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि तार्किक चिंतन की जो शुरुआत, अगर यहाँ पे तार्किक चिंतन परिपक्व हो जाता है तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, लेकिन जो शुरुआत होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। वही इन्होंने कहा कि एकदम से कोई भी अवस्था में कोई भी गुण विकसित नहीं होते, वो पिछली अवस्था में देखने के लिए मिलते हैं, वो इस तरीके से बताना चाहते हैं। पियाजे ने अपनी भतीजे और अपने पुत्र का इस सिद्धांत के लिए लगभग 30 वर्षों तक अध्ययन किया और पियाजे कुछ समय के लिए बीने के सहयोगी भी रहे। आइंस्टीन ने पियाजे के इस सिद्धांत की प्रशंसा जमकर की है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि कौन सी मनोवैज्ञानिक ने पियाजे की प्रशंसा की है, तो आइंस्टीन ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि पियाजे मानते थे कि बच्चों का चिंतन बड़ों के प्रकार और मात्रा दोनों से अलग है। ठीक है, और इनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पियाजे की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ये सारी जो आप देख रहे हैं, जो मैंने ये खुद से मेहनत करके इसको मैंने टाइप किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आई होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइएगा। इसी तरीके से आप सभी को इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही PYQ क्वेश्चंस की जो कलेक्शंस है वो सभी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। साथ ही आप कहेंगे तो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी, जो भी आप कहेंगे, बट कमेंट सेक्शन में अगर आप अपने डाउट्स को कहेंगे तभी मैं उसका सोल्यूशन कर पाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियोस जरूर देखिएगा। वॉच करने के लिए 2 बजे 2 PM पे इसकी टाइमिंग है।